आज का हमारा टॉपिक है पगड़ी संभाल जट मूवमेंट। ठीक है, यानी कि पगड़ी संभाल जट आंदोलन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या था। हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जिस तरीके से फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है फार्म लॉज के खिलाफ, ठीक है, जो 3 फार्म कानून आए हैं उसके खिलाफ, जो बिल आए हैं उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, इसी तरीके का एक आंदोलन हिस्ट्री में भी देखने को हमको मिलता है। ठीक है, उस समय भी ब्रिटिशर्स ने 3 कानून लाए थे ऐसे, जिसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अभी न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है कि 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं इस पगड़ी संभाल जट मूवमेंट को, जो कि अजीत सिंह जी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, वही थे इसके लीडर। और 2020 चल रहा है अभी, और अभी क्या हुआ है कि एंटी फार्म बिल एजिटेशन चल रहा है, यानी कि जो फार्म बिल सरकार ने लाया है, जो कानून लाए हैं 3, उसके खिलाफ अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत बड़ा। ठीक है, तो आज से करीब करीब 100 साल पहले इसी तरीके का एक प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें सिर्फ अंतर यह है कि उस समय पे जो 3 कानून लाए गए थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए थे, और अभी जो कानून लाए गए हैं जो वो हमारी भारत सरकार के द्वारा लाए गए हैं। ठीक है, और ये जो पगड़ी संभाल जट मूवमेंट है इसको लेड किसने किया था? अजीत सिंह ने इसको लेड किया था। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं ये है क्या। देखो ये बात कब की है? 1879 की। ठीक है, और आप सबको पता है कि उस समय पे हमारे देश में ब्रिटिश शासन चल रहा था। ठीक है ना, तो उस समय पे क्या किया था ब्रिटिशर्स ने? एक अपर बरी दोआब कैनल बनाया था। ठीक है, कैनल मीन्स नहर जिसमें से पानी जाता है। ठीक है, तो अपर बरी दोआब कैनल बनाया था ताकि वो चेनाब नदी से पानी लेकर लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में ला सके। ठीक है, तो वो कैनल कहाँ से कहाँ तक बनाया गया था? चेनाब नदी से लेकर लायलपुर, जो कि अभी जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पहले जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से डिवाइड नहीं हुआ था, अलग नहीं हुआ था, तब ये पोर्शन इंडिया में आता था। ठीक है, तो अभी लायलपुर जो है वो पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर ये कैनाल यहाँ तक पानी लाने के लिए बनाया गया था। क्यों? क्योंकि ये जो लायलपुर जगह है यहाँ पर ब्रिटिशर्स चाहती थी कि लोगों को सेटल कर सके, खास करके पीजेंट्स को, फार्मर्स को सेटल कर सके, ताकि वहाँ की ज़मीन को उपजाऊ बनाया जा सके और वहाँ पर खेती की जा सके। ठीक है, अब देखो ब्रिटिशर जो है वो लायलपुर में किसानों को लाकर बसाना चाहते थे। ठीक है, वहाँ पर ऐसे कोई था नहीं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लान किया कि हम किसानों को ये प्रॉमिस करेंगे कि हम उनको फ्री लैंड अलॉट करेंगे लायलपुर में। ठीक है, और कई सारी सुविधाएं भी देंगे ताकि किसान और जो एक्स सर्विसमैन है, यानी मिलिट्री वगैरह में जो पहले थे, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको भी ब्रिटिशर्स ने लालच दिया कि अगर आप आके लायलपुर में बसते हो तो फिर हम आपको यहाँ पर फ्री में ज़मीन देंगे, हम आपको और भी कई सारी सुविधाएं फ्री में देंगे, आपको सिर्फ वहाँ से आना है और यहाँ बसना है। अब फ्री की बात सुन के तो आप सबको पता है कि लोगों में एक अलग ही जोश आ जाता है। ठीक है ना, तो उस समय की बात अलग थी। खैर, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई आप लोग आओ, हम आपको ज़मीन देंगे। और ये लोग कहाँ कहाँ के थे? ये जो पीजेंट्स और एक्स सर्विसमैन जो थे, जो लायलपुर आए थे, ये कहाँ कहाँ से आए थे? जलंधर, अमृतसर और होशियारपुर से। ठीक है, ताकि वो वहाँ पर लायलपुर में आकर सेटल हो सके। देखो ये जो पीजेंट्स थे ना, जो लायलपुर आए थे, इन्होंने अपने जो ज़मीन वगैरह थी, अपनी प्रॉपर्टी थी जहाँ ये पहले रहते थे, वहाँ पर सब कुछ ऐसे ही छोड़ छाड़ के ये लोग सिर्फ ब्रिटिशर्स के कहने पर, उनके भरोसे पर, वो लोग अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह छोड़कर लायलपुर आ गए, ताकि वो लायलपुर की जो बैरन लैंड है, यानी कि जो बंजर ज़मीन है, उसको उपजाऊ बनाए, उसको कल्टीवेट करें, वहाँ पे खेती करें। ठीक है, तो आप सोच सकते हो किसानों ने और जो एक्स सर्विसमैन थे उन्होंने कितना बड़ा एक रिस्क लिया था। ठीक है ना, सिर्फ ब्रिटिशर्स के कहने पर। तो आगे क्या हुआ देखो, अब किसान लोग तो आ गए लायलपुर में बसने के लिए, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने उनको छोटे छोटे लैंड भी दे दिए, ज़मीन भी दे दी कि भाई लो, हम आपको एज अ पीजेंट ग्रांट दे रहे हैं। ठीक है, ये आपकी ज़मीन है, ऐसा कह दिया। अब किसान क्या करने लगे? वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगे, मेहनत करने लगे। ठीक है, और उन्होंने कुछ ही समय में उस ज़मीन को फर्टाइल बना भी दिया, वहाँ पर खेती भी होनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो गई वो ज़मीन। ठीक है, लेकिन जैसे ही सरकार को दिखा कि भाई अब तो हमारे मन मुताबिक काम हो चुका है, ये ज़मीन तो अच्छी खासी उपजाऊ हो चुकी है, तब उन्होंने क्या किया कि नए लॉज लाए। ठीक है, नए कानून लाए
और उस नए कानून में क्या था, 3 नए कानून थे जिनमें सीधा सीधा यही था कि भाई ये ज़मीन किसानों की नहीं है, मेन इस ज़मीन के जो मास्टर्स हैं वो ब्रिटिशर्स खुद हैं, ठीक है। और जैसा कि पहले था कि किसान जो आ रहे हैं वहाँ से वही इस ज़मीन के मालिक होंगे, हम उनको ज़मीन देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रिटिशर्स ने अपना रंग दिखा दिया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम ही इस ज़मीन के मास्टर हैं, आप लोग कुछ भी नहीं हो, आप लोगों के पास इस ज़मीन की ओनरशिप नहीं है, ठीक है। अब ये 3 कानून थे क्या, देखो पहले में लिखा था कि जो फार्मर्स आए हैं वहाँ से, जो इतने सालों से लायलपुर में रह रहे हैं, वहाँ पे इतनी मेहनत करके उन्होंने खेती करके ज़मीन को इतना उपजाऊ बनाया, उन फार्मर्स को वहाँ पर घर बनाने का या झोपड़ी बनाने का अधिकार नहीं है। वो जिस लैंड में रह रहे हैं, जो एज अ पीजेंट ग्रांट उनको ब्रिटिशर्स ने दिया था, अब उस ज़मीन को वो खरीद भी नहीं सकते न बेच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फार्मर्स है वो वहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने के लिए पेड़ वगैरह नहीं गिरा सकते, मतलब सीधी बात है वो घर नहीं बना सकते, वो ज़मीन उनकी है ही नहीं, ठीक है। पहले कानून में तो ये लिखा था। अब दूसरे में क्या लिखा था कि अगर कोई भी किसान सरकार की, मतलब ब्रिटिश सरकार की किसी भी ऑर्डर को मानने से मना करता है तो फिर उसको उसकी ज़मीन से निकाल दिया जाएगा जिसमें अभी वो रह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये एज अ पनिशमेंट उन फार्मर्स को दिया जाएगा जो ब्रिटिश लोगों का ऑर्डर नहीं मानेंगे। ये था दूसरा कानून। तीसरा कानून बड़ा ही अजीब था। ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि अगर किसी किसान का, जो कि वहाँ पर खेती कर रहा है, उस किसान का सबसे बड़ा बेटा है तो वही उसका उत्तराधिकारी माना जाएगा, सिर्फ उसी को हक होगा उस ज़मीन पर खेती वगैरह करने का, उस ज़मीन पर रहने का, ठीक है। अगर उसके बड़े बेटे को कुछ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस किसान का छोटा बेटा बिल्कुल भी इस ज़मीन का हकदार नहीं होगा और ये ज़मीन डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप लोगों को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो पता ही होगा, है ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी कानून था कि भाई अगर सबसे बड़ा बेटा मर जाता है तो छोटे बेटे को कुछ भी नहीं मिलेगा, सीधा वो ज़मीन किसके पास आ जाएगी, ब्रिटिश सरकार के पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। अब यार देखो सिंपल सी बात है, जहाँ पर किसान अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ ब्रिटिशर्स के भरोसे पे आए थे, उन्होंने वहाँ पर इतनी मेहनत करी, उस ज़मीन को उपजाऊ बनाया और जब काम निकल गया तो ब्रिटिशर्स ने ये 3 लॉस डायरेक्टली इनेक्ट कर दिए, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिए। तो गुस्सा तो आएगा ना, है ना। तो वही फार्मर्स का गुस्सा फूटा, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो गए थे और उसी का एक फ़ायदा उठाते हुए, ठीक है ना, अजीत सिंह जो थे ये एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, ये भगत सिंह के अंकल थे। इन्होंने इस डिसकंटेंट का फ़ायदा उठाया, इस किसानों के इस गुस्से का फ़ायदा उठाया और उन्होंने नेशनल लेवल पर सोचा कि इसका कुछ किया जाए, इस मूवमेंट को अच्छे से आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, देखो अजीत सिंह की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है बरीड अलाइव, ठीक है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जब मुझे पता चला इस 3 लॉस के बारे में जो कि ब्रिटिशर्स ने किसानों पर लागू किया था, तो मैंने पहले सोचा कि इसको ठीक से पढ़ा जाए, इन कानूनों को ठीक से पढ़ा जाए, समझा जाए, इन बिल्स को अच्छे से स्टडी की जाए। उसके बाद मैंने उस बिल को पढ़ा, ठीक है, डिटेल में पढ़ा। उसके बाद मैंने सोचा कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं और इस बिल का, इस कानून का किसानों पर क्या बुरा असर पड़ सकता है, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैंने अच्छे से इस चीज़ को स्टडी की। उसके बाद मुझे समझ में आया कि भाई हाँ, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है किसानों के साथ। उसके बाद क्या हुआ, देखो पंजाब में प्रोटेस्ट चालू हो गए, ठीक है ना। फार्मर एक्टिविस्ट जो थे, फार्मर्स के जो लीडर्स थे, उन्होंने मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी चालू कर दी अलग अलग सेंटर में। लाहौर पहले अपने इंडिया में ही आता था, ठीक है ना। तो लाहौर के अलग अलग जगहों में मीटिंग चालू हो गई, सुबह से मीटिंग चलती थी शाम तक, ठीक है ना। उसके बाद उन मीटिंग्स में मोस्टली किशन सिंह और घसीटा राम जैसे जो बड़े लीडर्स थे, ये लोग वहाँ पर मीटिंग में लोगों को एड्रेस करते थे, ठीक है। और जो एक्टिविस्ट थे उनको लायलपुर में भेजा जाता था ताकि वहाँ की पब्लिक को इस कानून के हार्म के बारे में बताया जा सके। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट चालू हो चुका था, ठीक है। तो भाई ब्रिटिशर्स को वायलेंस फेस करना ही पड़ा 1907 में। 1907 में एक और चीज़ हुई थी ना, सूरत स्प्लिट, हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो उसका लिंक नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, बस आपको याद दिला रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखो,
इन प्रोटेस्ट के बीच में क्या क्या हुआ, रावलपिंडी, गुजरनवाला और लाहौर, इन जगहों में ब्रिटिश पर्सनल को पकड़ लिया गया, उन पर कीचड़ फेंके गए, उनके ऑफिसेज जलाए गए, टेलीग्राफ पोल्स जो होते थे, उनके वायर्स होते थे, उनको काट दिए गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। मुल्तान डिवीज़न जो था, वहाँ के जो रेलवे वर्कर्स थे वो उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्ट्राइक तभी ख़त्म होगा जब ये एक्ट्स, ये कानून कैंसल करेगी ब्रिटिश सरकार। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार कितना डर गई थी देखो। ब्रिटिश जो सिविल सर्वेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी फैमिली को बॉम्बे भेज दिया। ठीक है, पंजाब से बॉम्बे भेज दिया और कहा कि वहाँ पर चार्टर्ड शिप्स लाओ, ताकि हम अगर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो, अगर बहुत ज़्यादा खून खराबा चालू हो जाए, तो हम कम से कम अपनी फैमिलीज़ को इंग्लैंड भेज दें तुरंत। मतलब वो जो हमारे किसानों के साथ कर रहे थे, हमारे लोगों के साथ कर रहे थे, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उनकी खुद की फैमिली को वो बस बचाने का हमेशा सोचते थे। ठीक है, प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा वर्स हो गया था, सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि ब्रिटिश के कुछ फैमिलीज़ को तो उन्होंने किलों में भेज दिया रहने को। किले बहुत सेफ होते थे ना उस टाइम पे, किलों में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद ये जो एजिटेशन इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा आंदोलन भड़का कि आखिरी में ब्रिटिशर्स को वो तीनों लॉ कैंसल करने पड़े। ठीक है, मतलब ताकत देख रहे हो ना हमारे पीजेंट्स की और हमारे लीडर्स की। तो तब जाके ये जो पगड़ी संभाल जट मूवमेंट था ये ख़त्म हुआ। ठीक है, अब ये पगड़ी संभाल जट नाम क्यों रखा, देखो ये जो स्लोगन है ये एक सॉन्ग था बाके लाल जी का। ठीक है ना, बाके लाल कौन थे, ये जंग सयाल न्यूज़पेपर के एडिटर थे। ठीक है, इनका गाना था ये। तो इसी गाने से जो ये वाला पार्ट है पगड़ी संभाल जट, इसको स्लोगन बनाया गया और इसी को इस मूवमेंट का नाम भी दिया गया, पगड़ी संभाल जट मूवमेंट। ठीक है, तो ये था वो पूरा का पूरा मूवमेंट जो हमने आज डिस्कस किया, पगड़ी संभाल जट मूवमेंट। और क्यों डिस्कस किया, क्योंकि सिमिलरली अभी 3 फार्म बिल के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। ठीक है, अब ये 3 फार्म बिल मैंने आपको बताया हुआ है, बाकी ये आपका ओपिनियन है कि ये कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।